नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन पॉलिटी के लेक्चर का शेड्यूल मिल गया होगा और डेली आप लोगों को एक लेक्चर मिलेगा जहां पर हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिटेल से कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी से हर एग्जाम में 8, 10 और कई बार 15 सवाल भी पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो। तो सबसे पहली बात कि हम लोग जो शेड्यूल है उसी को फॉलो करेंगे। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। कल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत और विशेषताएं। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग एक शेड्यूल को फॉलो करेंगे और आप लोगों का काम होगा, आपको कम से कम लेक्चर को 2 बार सुनना है। आपको जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है आपको कम से कम उसको 2 बार रिवाइज करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि एग्जाम के अंदर अगर पॉलिटी से 8 सवाल, 10 सवाल, 12 सवाल जितने भी आए आपसे सारे बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 बनेंगे, 10 बनेंगे, 11 बनेंगे, जितने भी आएंगे सब बनेंगे। और इतना मैं पूरा कॉन्फिडेंस तरीके से कह सकता हूं कि इतना कह रहा हूं कि अगर एग्जाम में ना बने तो मुझे कह दीजिएगा, मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। आपको करना क्या है, लेक्चर को 2 बार सुनना है, जो आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उसको 2 बार पढ़ना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो 100 में से कम 10 सवाल अगर इंडियन पॉलिटी से आएंगे वो आपके 10 के 10 सवाल ठीक होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नॉर्मली मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन आपके सिलेबस में फंडामेंटल राइट दिया होता है, आपके सिलेबस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया होता है, फंडामेंटल ड्यूटी दिया होता है, इलेक्शन कमीशन दिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिया है, सीएजी दिया है, एससी एसटी कमीशन दिया है, पार्लियामेंट दिया है। तो देखो पॉलिटी के अंदर क्या जरूरी होता है कि आप चीजों को इंटरलिंक करेंगे। उदाहरण के तौर पर जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो हम सबसे पहली बात पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट के जो प्रोविजन है वो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हैं। यानी एक बेसिक सी बात है जो हम पढ़ते हैं। जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के जो प्रोविजन है या यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 52 से 78 तक है। हालांकि हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। लेकिन आप इस बात को समझें कि अगर मैं सीधा आपको करवाऊंगा कि आर्टिकल 3 याद रख लो, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, तो वो कभी भी बेहतर तरीका नहीं है। वो आप रटेंगे और भूल जाएंगे। आपको चीजों को सिंक्रोनाइज करना है और एक फॉर्मेट में तब्दील करना है। मेरा काम केवल आपसे फीस लेकर आपके एग्जाम की पूर्ति करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडियन पॉलिटी में आपका अगर कोई भी डर है वो निकल जाए। जितने भी विषय आपके एग्जाम में है आपको सबसे अच्छा विषय पॉलिटी लगे और पॉलिटी को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट रहें, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, ये मुझे आता है, इसमें मेरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कई बार किताबों में लिखा होता है कि हमारे संविधान में 25 भाग हैं, लेकिन एग्जाम में सवाल आया कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन में दिया है 22, 23, 24, 25। तो किस पर टिक किया जाए? तो आपको टिक करना है 22 पर, यानी 22 भाग हैं, 22 पार्ट है। अब आप कहेंगे कि सर 25 कैसे, क्यों नहीं है? देखिए 22 के बाद हमने कभी 23 नहीं जोड़ा है। अगर हमने नया भाग जोड़ा है तो भाग 4 था तो भाग 4A, 4 का जोड़ दिया। पार्ट 14 था तो हमने पार्ट 14A जोड़ दिया। पार्ट 9 था तो 9A, 9B जोड़ दिया। तो आप कभी ये नहीं कहेंगे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 25 भाग हैं तो हमने कभी भी 22 के बाद 23वां नहीं जोड़ा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। देयर आर ए टोटल
ऑफ 22 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 7 हमारे संविधान में एकमात्र भाग 7 है जो संविधान में नहीं है। भाग 7 के सामने लिखा हुआ मिलता है रिपील्ड, निरसित। निरसित का मतलब संविधान से किसी प्रावधान को हटा देना, उसको बोलते हैं रिपील कर देना, निरसित कर देना। अगर हमारे संविधान में कुछ जोड़ा जाता है, कुछ हटाया जाता है, या जो पहले से है उसमें कुछ चेंज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट होना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, संविधान संशोधन की परिभाषा क्या है, हिंदी में 3 शब्द हैं। पहला, इंग्लिश में एडिशन, वेरिएशन और रिपील। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब केवल चेंज करना नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है एडिशन, वेरिएशन, रिपील। या तो हम कुछ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या हम संविधान से कुछ हटा रहे हैं, निरसित कर रहे हैं, या फिर हम संविधान में जो दिया है उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमारे संविधान के भाग 7 नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7 नहीं है, तो क्या शुरुआत से नहीं था? 26 जन 1950 को जब हमारे देश के संविधान को लागू किया, तो क्या उस समय संविधान का भाग 7 नहीं था? बिल्कुल था। क्यों नहीं था? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 6 के बाद 8 जोड़ा होगा, सीधा 7 भी तो जोड़ा होगा। तो उस समय आपको पता होगा कि राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। ए, बी, सी, डी के राज्य, और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट में रखा गया था, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। आज तो भाग 9 में पंचायतें हैं। जब हम कहते हैं कि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा हमने भाग 9 को जोड़ा, तो भाग 9 को कैसे जोड़ा? क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 नहीं रहा होगा? रहा तो होगा, तो हमने हटाया होगा, फिर बाद में जोड़ा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संविधान निर्माताओं ने 8 के बाद सीधा 10 जोड़ दिया, 8 के बाद 9 भी तो जोड़ा होगा। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, तो जो ए, बी, सी, डी के राज्य थे उन्हें 4 भाग में रखा गया था, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। आगे चलकर एक फजल अली आयोग बना। फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर 7वां संशोधन हुआ और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने भाग 7 भी हटा दिया और भाग 9 भी हटा दिया। और इसी आयोग की रिकमेंडेशन पर हमने उन 4 प्रकार के राज्यों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में स्टेट का प्रोविजन है और पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी का प्रोविजन है, और 7 वर्तमान में संविधान में नहीं है, क्योंकि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने 2 पार्ट हटाए थे, पार्ट 7 और पार्ट 9। पार्ट 7 आज भी नहीं है। पार्ट 9 को हमने 73rd अमेंडमेंट के द्वारा वापस से जोड़ दिया, जिसमें पंचायतों के प्रोविजन है। इस बात को समझ गए होंगे। तो पार्ट 7 जो कि 20 स्टेट्स के बारे में बताता था, उसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? रिपील्ड कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। 7वें संशोधन के द्वारा 2 भाग हटाए गए थे, भाग 7 और भाग 9। भाग 7 आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन भाग 9 को, पार्ट 9 को हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा वापस से जोड़ दिया। तीसरा, पार्ट 4A। पार्ट 4A क्या बताता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आपके सिलेबस में फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हैं, मूल कर्तव्य दिए हैं, उसको हमें पढ़ना है। तो पार्ट 4A और पार्ट 14A भाग 14 का ये बताता है अधिकरण, इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या होता है? एक विशेष प्रकार के न्यायालय, स्पेशल कोर्ट होते हैं जो कि किसी एक मामले को, किसी एक मैटर को देखते हैं। जब हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, वो केवल पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, वो केवल प्रशासन से जुड़े मामलों को देखता है। तो पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल बताए गए हैं। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4A में केवल एक ही आर्टिकल है, 51A,
जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, जबकि पार्ट 14A ट्राइब्यूनल के बारे में बताता है, जो कि 2 आर्टिकल से जुड़ता है, आर्टिकल 323A और 323B। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, देखिए यहां पर जो A है वो कैपिटल में लिखा है और साथ ही साथ A को ब्रैकेट में नहीं डाला गया। जब हम ABC को ब्रैकेट में डाल देते हैं तब इसका मतलब वो नया आर्टिकल नहीं होता, वो पुराना ही आर्टिकल माना जाएगा। जब हम आर्टिकल को नया आर्टिकल जोड़ते हैं तो हम उसे कैपिटल में मेंशन करेंगे और विदाउट ब्रैकेट मेंशन करेंगे। और इन दोनों पार्ट को किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब आप ध्यान दीजिए कि आपके सिलेबस के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भी है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि संशोधन अलग पढ़ेंगे, भाग अलग पढ़ेंगे, अनुसूचियां अलग पढ़ेंगे, तो आप हमेशा चीजों को रटेंगे। अगर आपको चीजों को समझकर याद करना है तो आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर आपने पढ़ा कि 42वें संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट जोड़े गए, पार्ट 4A और पार्ट 14A। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पहले से पता होना चाहिए कि 42वें संशोधन के द्वारा 2 भाग जोड़े गए। पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 14A में क्या है? ट्राइब्यूनल है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 9 वाज एडिट थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। पार्ट 9 में क्या है? पंचायतों के प्रोविजन है। आपकी लोकल गवर्नमेंट भी आपके सिलेबस में मेंशन किया जाता है और हर बार 2-3 सवाल तो लोकल गवर्नमेंट से आते हैं, चाहे वो पंचायत से आए, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी से आए। तो पार्ट 9 किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटाया गया? तो आंसर क्या होगा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। पार्ट 9 को कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया? तो उत्तर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये अधिनियम 1992 का है, लेकिन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को, लेकिन अधिनियम 1992 का है। पार्ट 9A वाज एडिट थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो भाग 9 क है वो 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें क्या है? म्युनिसिपैलिटीज, नगर पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम, इनके बारे में बताया गया है। ये भी आपके सिलेबस में है। और उसके बाद आता है पार्ट 9B, भाग 9 ख, और इसे जोड़ा गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 के द्वारा। और पार्ट 9B में क्या है? कोऑपरेटिव कमेटी, सहकारी समितियां। अब यहां पर आपने पढ़ा कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट 7 हटाया, पार्ट 9 हटाया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का विषय है। आपने पढ़ा कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमने 2 संविधान में नए भाग जोड़े, पार्ट 4A और पार्ट 14A। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 9 को जोड़ा गया, 74th अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 9A को जोड़ा गया और 97th अमेंडमेंट के द्वारा हमने पार्ट 9B को जोड़ा। तो इंटरलिंक करना है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं, एक एक कर चीजों को समझते हैं। पार्ट 1, हमारे संविधान में 22 भाग हैं, एक एक कर समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1, जिसमें बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत का जो संघ है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पार्ट 1 बताता है और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ना होता है। आर्टिकल 1 to 4 भाग 1 जो बताता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4। उसके बाद बात आती है पार्ट 2 भाग 2, जो कि नागरिकता के बारे में बताता है, अनुच्छेद 5 से 11। ये दोनों भाग आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन पार्ट 1 अभी चर्चा में है, स्पेशली आर्टिकल 1। इंडियन गवर्नमेंट देश का नाम केवल और केवल भारत रखना चाहती है, वरना आर्टिकल 1 में क्या है? सबसे हिंदी में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और वर्तमान में सरकार चाहती है कि देश का एक ही नाम हो और वो हो भारत।
तो इसका मतलब आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करना चाहती है, इसका मतलब ये करंट अफेयर्स के साथ जुड़ता है। और अगर ये करंट अफेयर्स के साथ जुड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से जुड़ा है और इसमें किस किस आर्टिकल को पढ़ा जाता है। अब आते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 के बारे में बताया जाता है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ये आपके सिलेबस में है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स को वर्तमान में प्रेजेंट में 6 कैटेगरी में बांटा जाता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके सिलेबस में है, वहां पर हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पूरे पढ़ेंगे। लेकिन कम से कम आपको उस समय यह पता होना चाहिए कि जब मैं आपसे पूछूं कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो आप मुझे कहिएगा सर पार्ट 3 में है। मैं पूछूं कि पार्ट 3 कहां से कहां तक है, तो आप कहेंगे सर 12 से 35 तक है। तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इंटरलिंक करना है। पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से 51। फंडामेंटल राइट कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। डीपीएसपी कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। इंटरलिंक करना है। इंटरलिंक कैसे करना है? जब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत, कि अमेरिका से क्या लिया है, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, किससे कहां क्या लिया है। तो जब मैं बोलूंगा कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 है। अगर ये दिमाग में कंटिन्यूसली क्रैक करेगा, याद आएगा, तब चीजें आपस में जुड़ पाएंगी। भाग 4 डीपीएसपी के बारे में बताता है। डीपीएसपी 36 से 51 तक दिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनइनफोर्सेबल है, अपरिवर्तनीय है। तो जब हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे तो पूरे आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे। और यहां पर जब हम मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट से आपके प्रीवियस ईयर में क्या सवाल आए, डीपीएसपी में प्रीवियस ईयर से क्या सवाल आए, तो वो साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं और कौन से सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीवाईक्यू, यानी जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्या सवाल हैं। उसके बाद हम उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उस टॉपिक में क्या सवाल पॉसिबल हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, उसको भी क्लासेस के अंदर ही डील करेंगे। पार्ट 4A, पार्ट 4A क्या बताता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, पार्ट 4A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया? कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। वहां तो पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर तुरंत याद आना चाहिए कि भाग 4 को 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और उस समय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए। आगे चलकर 86 अमेंडमेंट के द्वारा हमने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। तो यहां पर आपको पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5। पार्ट 5 बहुत डिटेल में है। अगर आप पाएंगे कि पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक पढ़ा जाता है, लगभग 100 अनुच्छेद हैं। और आपके सिलेबस में लिखा होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, यानी आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सब पढ़ना है। और अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के प्रोविजन कहां है, संघीय कार्यपालिका के प्रावधान क्या है। पार्ट 5 क्या बताता है? पार्ट 5 बताता है द यूनियन के बारे में। हमारे यहां सेंटर गवर्नमेंट का उपयोग नहीं होता। केंद्र सरकार को, भारत सरकार को हम संघ सरकार कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, ना सेंटर गवर्नमेंट लिखा है, उसकी जगह क्या है? यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार। और पार्ट 5 किसके बारे में बताता है? संघ के बारे में बताता है, द यूनियन के बारे में बताता है। और पार्ट 5 को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। और ये सारा आपको पढ़ना है। क्यों?
संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद आपके सिलेबस में है, संसद आपके सिलेबस में है, सुप्रीम कोर्ट आपके सिलेबस में है, सीएजी आपके सिलेबस में है। तो जब हम सीएजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल 148 से 151। अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा तो कितने भी याद कर लो कि 148 में ये है, 151 में ये है, वो रटना होगा, कभी भी एग्जाम में दिक्कत बनी रहेगी। तो तुरंत क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है कि किस पार्ट में क्या है। तो पार्ट 5 यूनियन के बारे में बताता है, आर्टिकल 52 से 151। इसे 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहले चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। यहां पर आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबके प्रोविजन मिल जाएंगे 52 से 78। भाग 5 का चैप्टर नंबर 2 बताता है संसद के बारे में 79 से 122। तो जब हम संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? भाग 5 अध्याय 2 79 से 122। इतना कम से कम याद आना चाहिए। तीसरे चैप्टर में बताया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में क्या है? प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। और ये कहां है? 123 में है। 123 से पहले क्या है? पार्लियामेंट, 79 से 122। 124 से क्या शुरू हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक आर्टिकल है 123, जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर को बताता है, जो कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 5 चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल नंबर 123। सुप्रीम कोर्ट, द यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 से 147 के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है तो तुरंत आना चाहिए पार्ट 5 चैप्टर नंबर 4 अनुच्छेद 124 से 147। चैप्टर नंबर 5 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 से 151, 148, 149, 150, 151, यानी सीएजी के बारे में ये 4 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो पार्ट 5 क्या है? द यूनियन। पार्ट 5 कहां से शुरू होता है? 52 से 151, यानी राष्ट्रपति से शुरू होगा और कैग की रिपोर्ट पर खत्म होगा। पार्ट 5 को कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है? 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया। आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 द स्टेट। ये भी आपके सिलेबस में है। राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की विधानमंडल, राज्य के हाई कोर्ट, ये सब यहां पर मेंशन है। पार्ट 6 का टाइटल क्या है? द स्टेट, राज्य। और पार्ट 6 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? 152 से 237, 152 से 237 तक राज्य के प्रावधान पढ़े जाते हैं। पार्ट 6 को कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया? 6। भाग 5 को 5 चैप्टर में, भाग 6 को 6 चैप्टर में। अब यहां पर चैप्टर नंबर 1 क्या है? जनरल। उसमें एक आर्टिकल है 152 जो परिभाषा बताता है। राज्य की कार्यपालिका के बारे में 153 से 167 के बारे में। यहां पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य के महाधिवक्ता को पढ़ा जाता है। राज्य का विधानमंडल, आर्टिकल 168 से 212, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सब यहीं पढ़ा जाता है 168 से 212। राज्यपाल की विधायी शक्ति 213, प्रेसिडेंट की विधायी शक्ति आर्टिकल 123, गवर्नर की विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर 213, यानी राज्यपाल की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 213 में है, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 123 में है। भाग 5 चैप्टर नंबर 3, यहां पर भाग 6 चैप्टर नंबर 4। अगला है द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, राज्य के उच्च न्यायालय 214 से 232 और सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब होता है जो हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं, उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं माना जाता, लेकिन जो जिला न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट माने जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है। भाग 7 में कौन सा आर्टिकल था? 238। इसके सामने क्या लिखा है? ओमिटेड, हटा दिया गया है। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 7वें संशोधन के द्वारा। 7वें संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन से कितने भाग हटाए गए? भाग 7
और भाग 9। भाग 7 में कौन सा आर्टिकल था? 238, यानी आर्टिकल 238 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, जिन्हें हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कह देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र शासित प्रदेश शब्द नहीं है, केवल शब्द है यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र, और वहां पर पढ़े जाते हैं आर्टिकल 239 से 241 तक। भाग 9 पंचायतें, भाग 9 क म्युनिसिपैलिटी, भाग 9 ख क्या है? कोऑपरेटिव कमेटी। ये तीनों भाग किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए? भाग 9 हटाया गया था 7वें संशोधन के द्वारा, भाग 9 जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, पार्ट 9A जोड़ा गया 74th अमेंडमेंट के द्वारा, पार्ट 9B जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट के द्वारा। इंटरलिंक करना है। और पंचायतें और म्युनिसिपैलिटी आपके सिलेबस में है, हर साल 3 सवाल 2 सवाल म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों से पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग स्टेट रेफरेंस। अब पार्ट 9 के अंदर कहां से कहां तक आर्टिकल है? 243 से लेकर 243O तक। यानी अगर आपसे पूछा जाए भाग 9 क्या बताता है पंचायतों के बारे में, भाग 9 शुरू होता है आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। और यहां पे ध्यान में रखिएगा 243, 243A, B, C, यहां पर A, B, C कैपिटल में आएंगे और विदाउट ब्रैकेट में आएंगे, क्योंकि ये सब नए आर्टिकल हैं। पार्ट 9A 243P से लेकर ZG तक जाता है, क्योंकि O के बाद आएगा P, तो P, Q, R, S, T, U ऐसे कर कंटिन्यूसली Z तक, फिर ZA, ZB बिना ब्रैकेट के कैपिटल लेटर्स के अंदर म्युनिसिपैलिटीज के प्रोविजन है, और उसके बाद ZH से लेकर ZT, यानी मेन आर्टिकल है 243। उसी में पंचायत भी है, उसी में म्युनिसिपैलिटी भी है, उसी में कोऑपरेटिव कमेटी भी है। लेकिन 243 अपने आप में छोटा आर्टिकल नहीं है, बहुत बड़ा है। 243 से लेकर 243O तक पंचायतों के बारे में, 243P से लेकर 243ZG तक म्युनिसिपैलिटी के बारे में, ZH से लेकर ZT तक कोऑपरेटिव कमेटीज के बारे में बताया गया। पार्ट 10 क्या है? पार्ट 10 बताता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, और इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 244 और 244A। अब यहां पर 244A एक इसमें है, कैपिटल में है, विदाउट ब्रैकेट में है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया होगा, किसी ना किसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो कौन सा अमेंडमेंट था यह जानना जरूरी है, कौन सा जोड़ा जा रहा है, कौन सा हटाया जा रहा है, यह चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 11 क्या है? पार्ट 11 बताता है सेंटर और स्टेट। सेंटर कहना गलत होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर शब्द तो है ही नहीं। क्या है? यूनियन, संघ और राज्य के संबंध। कैसे संबंध? पार्ट 11 सेंटर या यूनियन और स्टेट के रिलेशंस के बारे में बताता है। 2 प्रकार के रिलेशन, विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशन, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ये आपके प्री में नहीं है लेकिन मेंस में है। सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म आपके मेंस का विषय रहता है, और वहां पर आपको पढ़ना पड़ता है सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। तो पार्ट 11 सेंट्रल स्टेट के 2 प्रकार के संबंधों के बारे में बताता है, लेजिस्लेटिव, विधायी, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक संबंधों के बारे में। अब यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो आर्टिकल 245 से लेकर 263 पार्ट 11 कहां से शुरू होता है? 245 से 263, 245 से 255 ये आपके सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव यानी विधायी संबंध है। विधायी संबंधों का मतलब किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा, उसका कानून कहां पर लागू होगा, ये विधायी संबंध है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का मतलब एग्जीक्यूटिव रिलेशन, कार्यपालिका संबंध, कि जो कानून बनाने की शक्ति है उसको एग्जीक्यूट करने की पावर किसके पास होगी, ये 256 से 263 तक है। तो केंद्र राज्य संबंध भाग 11 245 से 263 2 प्रकार के रिलेशन है, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट 11। जबकि पार्ट 12 भाग 12 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में बताता है, फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बताता है, 264 से लेकर 300A तक। आपको याद होगा 280
280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन है। 281 में क्या है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, यानी वो पार्ट 12 का विषय है। 300A 300 का संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार मानता है। 300A 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ये किस भाग का विषय है, तो पार्ट 12 का विषय है। तो हमारा जो भाग 12 है उसको 4 चैप्टर में बांटा गया है, फाइनेंस, लोन, कॉन्ट्रैक्ट और संपत्ति का अधिकार। यानी ये जो पार्ट 4 भाग 12 का चैप्टर नंबर 4 है, संपत्ति का अधिकार 300A, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होता था। 44th अमेंडमेंट के द्वारा इकोनॉमिकल जस्टिस, आर्थिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से हमने संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल दिया। वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट है। कहां दिया गया है, 300A में दिया गया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से जुड़ा है, पार्ट 12 चैप्टर नंबर 4। इतना आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। अब आते हैं पार्ट 13, भाग 13। भाग 13 बताता है कि क्या राज्य एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, एक दूसरे के यहां आ जा सकते हैं। तो पार्ट 13 भाग 13 राज्य के व्यापार, वाणिज्य, मिलना जुलना, जैसे कुंभ लगेगा तो कुंभ में अन्य राज्य के लोग भी जाएंगे, क्या उन्हें जाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। तो ये सब भाग 13 बताता है 301 से लेकर 307। और इसमें एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है 304, 304। 304 कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ ट्रेड कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, तो क्या वो उस व्यापार को, उस वस्तुओं को, छत्तीसगढ़ की वस्तुओं को मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश की वस्तुओं को यूपी में, या यूपी की वस्तुओं को बिहार में या राजस्थान में या किसी भी राज्य में आने जाने से रोक सकता है? जी हां, रोक सकता है। लेकिन ऐसा बिल राज्य की विधानमंडल में तभी पास होगा जब प्रेसिडेंट से अप्रूवल लिया जाए। जैसे मनी बिल को पेश करने से पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना होता है। आर्टिकल 3 वाले बिल, स्टेट के क्रिएशन से जुड़े हुए बिल को प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसी प्रकार 304 में जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ व्यापार पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है, तो ऐसे बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। यह आर्टिकल 304 कहता है। पार्ट 14 क्या है? पार्ट 14 आपको याद रखना है, क्योंकि पार्ट 14 आपके सिलेबस में है। कैसे? आपके सिलेबस में पब्लिक सर्विस कमीशन दिया है, जहां पर आप यूनियन, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को पढ़ते हैं। तो भाग 14 सेवाओं और आयोग के बारे में बताता है। पार्ट 14 को 2 चैप्टर में बांटा गया है। चैप्टर 1 जिसमें कहते हैं सेवाएं, सेवाओं का मतलब आर्टिकल 308 से 313, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, उनके प्रोविजन बताए गए हैं पार्ट 14 चैप्टर नंबर पर। लेकिन पार्ट 14 का चैप्टर नंबर 2 वो बताता है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, 315 से 323। और यही काम का सबसे बड़ा है, 315 से 323। यहीं पर आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे प्रोविजन आपको पढ़ने हैं। और 315 से 323 हर आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल पता होने से पहले क्या पता होना चाहिए? चलो मान लीजिए कि आपने याद कर लिया कि 315 में ये है, 323 में ये है, लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये पार्ट 14 का सब्जेक्ट है। और पार्ट 14 का चैप्टर नंबर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताता है। पार्ट 14A में क्या है? ट्राइब्यूनल। पार्ट 14A किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। पार्ट 14A में कितने आर्टिकल हैं? 2, 323A और 323B। पार्ट 15 क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है। इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ना होता है। उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसके प्रोविजन आपको पढ़ने हैं 324 से लेकर 329 तक। किस भाग में? भाग 15। भाग 15 क्या बताता है? इलेक्शन। भाग 15 में 324 से 329 तक पढ़े जाते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले बिल रखा गया है, जो कि पास हो गया है। अब महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाना है लोकसभा में, तो किस किस आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा, रिजर्वेशन होगा, तब वहां पर आपको पार्ट 15 324 से 329 तक पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 16 बताता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान।
आपके सिलेबस में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन। 338 आर्टिकल 338, 338A और उसके बाद नया आर्टिकल जोड़ा गया 338B। 340 भी पढ़ना पड़ता है, 341 भी पढ़ना पड़ता है। तो इसका मतलब वो सारे के सारे विषय किस भाग से जुड़े हैं? भाग 16। भाग 16 कहां से शुरू होता है? 330 से 342A, जिसमें क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कौन से? एससी, एसटी, ओबीसी, सारे प्रोविजन आपको यही मिलेंगे। अभी लोकसभा और विधानसभा से एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का प्रोविजन हटा दिया गया है। तो किस आर्टिकल से हटाया गया? यही भाग 16 से जुड़े हुए आर्टिकल। अब बात करते हैं भाग 17। भाग 17 बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब देश की या राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? देश का काम किस भाषा में होगा? राज्य का काम किस भाषा में होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही किस माध्यम से होगी, किस भाषा में होगी? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का काम किस भाषा में होगा? यह भाग 17 बताता है। और भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक है। पार्ट 17 को भी 4 चैप्टर में बांटा गया है। संघ की भाषा क्या होगी? यूनियन की लैंग्वेज। स्टेट की लैंग्वेज क्या होगी? रीजनल लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का काम किस भाषा में होगा? और स्पेशल डायरेक्टिव, कुछ विशेष निर्देश, जैसे प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। भाषा के संबंधी लैंग्वेज की जो माइनॉरिटी है उनके लिए एक ऑफिसर होगा। ये सारे प्रोविजन यही बताए गए। पार्ट 18 क्या है? पार्ट 18 राष्ट्रपति के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना होता है। प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर पार्ट 18 में है। इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है, वो कहां से लिया गया है? जर्मनी से। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का अधिकार किसे है? प्रेसिडेंट को। लेकिन फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट, पाबंदियां लगाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को। तो सस्पेंशन और रिस्ट्रिक्शन में अंतर होता है। फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन में भी पढ़ेंगे। तो पार्ट 18 352 से 360 तक है, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया। पार्ट 19 मिसलेनियस, कुछ अलग विषय है, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं होगा, राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं होगा। तो 361 से 367। पार्ट 20 ये आपके सिलेबस में है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पढ़ना है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो भाग 20 आर्टिकल 368 पार्ट 20 का, भाग 20 का टाइटल क्या है? संविधान संशोधन। संविधान का संशोधन। और पार्ट आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान को संशोधन करने की पार्लियामेंट की पावर और उसका प्रोसेस। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। स्पेशली आपको देखिए 22 भाग हैं, सारे याद बेशक मत कीजिए, लेकिन जो भाग आपके सिलेबस में दिए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन, कार्यपालिका, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, वो जरूर याद रखने। हम वहां पर तो दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अगर आप जोड़ेंगे तो मजा आ जाएगा। पार्ट 21 में क्या है? पार्ट 21 में बताए गए हैं कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, जैसे 369 से 392 तक है। यहीं पर आपको 370 के बारे में मिलने को मिलता है, जम्मू कश्मीर के बारे में। 371 ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है? एग्जाम में सवाल आया था एक बार। 371 ए बी सी डी 4 राज्यों के नाम दिए, बताइए कि कौन सा मैच द कॉलम नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट 21 से जुड़ा हुआ विषय। और पार्ट 22 इसमें बताया गया कि हिंदी में पाठ होगा, संक्षिप्त नाम क्या होगा, यानी मिसलेनियस चीजें हैं 393 से 395। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हम लोग एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है? आपको भी उस सीक्वेंस के साथ अपना रिवीजन करना है। लेक्चर को 2 बार सुनना है कम से कम। नोट्स को, पीडीएफ नोट्स को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। और जैसे 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 हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो फिर से वापस आएगा, डीपीएसपी पढ़ेंगे फिर से वापस आएगा, पार्लियामेंट पढ़ेंगे फिर से वापस आएगा। तो चीजों को इतनी बार 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 रिवाइज करेंगे कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर इंडियन पॉलिटी से 10 सवाल आएंगे तो 10 के 10 बनेंगे। शर्त क्या है? लेक्चर को 2 बार सुनना है, दूसरा नोट्स को, पीडीएफ नोट्स को 2 बार रिवाइज करना है।
कोई भी डाउट हो तो आपके पास एप्लीकेशन में मैसेज करने का ऑप्शन है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा संडे को डाउट क्लास रहेगी, उस डाउट क्लास के अंदर भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया हो। हम लोग मिलेंगे कल, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल। संविधान की अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। और इसमें 7 शेड्यूल को ध्यान में रखना है। 7 शेड्यूल क्या बताती है? डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर ने, डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। और एग्जाम में सवाल आ जाता है कि कौन सा विषय यूनियन लिस्ट से है, कॉन्करेंट से है या फिर स्टेट से है। तो जो मेन विषय हैं, सब्जेक्ट हैं यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट के, वो भी हम लोग यहीं पर लेक्चर में डील करेंगे, ताकि कोई भी सवाल आपका एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।